दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। लगभग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिए। हमारा भारत प्राचीन समय से एक अमीर देश था जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। अब जाहिर सी बात है, जहां सोने की चिड़िया होगी तो उसे लूटने वाले लोग भी बहुत होंगे। और यही हुआ था कई सालों पहले। भारत को लूटने सबसे पहले यूरोपियंस आए थे, जिन्होंने भारत को व्यापार का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था। पहले यूरोपियन व्यापारी बनकर आए थे। अगर वो यूरोपियन लुटेरे बनकर आते तो भारतीय समझ जाते कि ये हमें लूटने आए हैं, और होता यूं कि कोई उनके झांसे में नहीं आता। लेकिन उन्होंने न सिर्फ भारत को लूटा, बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। इसके मुख्य कारणों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में किस चीज का व्यापार करती थी? आखिर कैसा रहा होगा दुनिया की सबसे बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय? आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। साथ ही अगर आप एक इंडियन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि भारत को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और ये आजादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसने सन 1600 में शाही पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसकी स्थापना सन 1600 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। ये लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था, और कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसालों से की। सन 1608 में इसका पहला व्यापारिक शिप सूरत पहुंचा, परंतु पुर्तगालियों के विरोध और शत्रुतापूर्ण रवैये ने कंपनी को भारत के साथ सहज ही व्यापार शुरू नहीं करने दिया। पुर्तगालियों से निपटने के लिए अंग्रेजों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता और समर्थन मिला, और दोनों कंपनीज ने एक साथ मिलकर पुर्तगालियों से लंबे अरसे तक जमकर तगड़ा मोर्चा लिया। सन 1612 में कैप्टन बोस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों के एक जहाजी बेड़े ने पुर्तगाली हमले को कुचल दिया, और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में व्यापार शुरू कर दिया। सन 1613 में कंपनी को एक शाही फरमान मिला, और सूरत में व्यापार करने का उसका अधिकार सुरक्षित हो गया। सन 1622 में अंग्रेजों ने ओरमुझ पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप वे पुर्तगालियों के प्रतिशोध या आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हो गए और धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगे। उसके बाद समय बीतता गया और भारतीयों का दुख कम होने की बजाय और बढ़ता चला गया। और फिर एक समय आया द्वितीय विश्व युद्ध का। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया, लेकिन अब ये विचार पनपने लगा कि कांग्रेस के वर्चस्व वाले स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध की खातिर भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके बदले में स्वतंत्रता का वादा किया गया। लेकिन कांग्रेस और उनके बीच वार्ता खंडित हो गई। गांधी ने बाद में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत से वापस चले जाएं, अन्यथा उन्हें राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं के साथ गांधी जी को तुरंत कैद कर लिया गया, और पूरे देश भर में छात्रों की अगुवाई में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, और बाद में इसमें किसान और राजनीतिक समूह भी शामिल हो गए। इसके बाद इन अंग्रेजों ने हम भारतीयों में फूट डालना भी शुरू कर दिया। भारत में धर्म और जाति की सामाजिक श्रेणियां ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान विकसित की गई। इसका विकास उस समय किया गया जब सूचना दुर्लभ थी और इस पर अंग्रेजों का कब्जा था। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों की मदद से किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक इन जाति श्रेणियों को जनगणना की मदद से मान्यता दी गई। अंग्रेजों ने भारत के स्वदेशी धर्मों की स्वीकृत सूची बनाई, जिसमें हिंदू, सिख और जैन धर्म को शामिल किया गया, और उनके ग्रंथों में किए गए दावों के आधार पर धर्मों की सीमाएं और कानून तय किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेकर चले गए। लेकिन कभी आपने यह अंदाजा लगाया कि इन 200 सालों में भारत की कितनी संपत्ति को लूट लिया गया? क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ब्रिटिश शासन के बाद भारत का काफी धन लूट लिया गया।
वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है। इस रकम का जिक्र उत्सा पटनायक ने एक निबंध में किया है कि आखिर ब्रिटिश शासकों ने भारत में कितना धन लूटा है। पटनायक ने अपने निबंध में लिखा कि अंग्रेजों ने भारत का करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा। ब्रिटिश शासकों की ओर से लूटे गए इस खजाने की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा। उत्सा पटनायक ने अपने निबंध में ये भी बताया कि अंग्रेजों ने भारत को लूटकर बर्बाद कर दिया और अपनी शान और शौकत के लिए कभी भी भारत का नाम तक नहीं लिया। कहा जाता है कि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में कहा गया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वही समुद्री मार्ग से भारत आए थे। यूरोप से शिया तक समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय भी वास्को डिगामा को ही जाता है। सन 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। उसके बाद वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मसालों का हम अपने किचन में आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है। ऐसी ही एक कहानी काली मिर्च की है, जिसे काला सोना भी कहा जाता था। ये काली मिर्च ही है जिसके चलते पुर्तगाल जहाजी वास्को डिगामा भारत आया। फिर इस देश के कई हिस्से विदेशी उपनिवेश बन गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत के मसालों की पहुंच यूरोप तक नहीं फैली होती तो शायद 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी और जहाजी वास्को डिगामा भारत नहीं आया होता। अगर वास्को डिगामा भारत नहीं आता तो उसके पीछे फ्रेंच और अंग्रेज भी यहाँ नहीं आते और भारत शायद किसी विदेशी ताकत का गुलाम या उपनिवेश भी नहीं बनता। जानकार बताते हैं कि यूरोप से वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत तक पहुंचे। साल 1503 में गामा हमेशा के लिए पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद फिर भारत वापस चले आए। 24 मई 1524 को उनकी मौत हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक भी है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। गोवा के पुर्तगाली आबादी वाले इलाके में भी एक जगह है जिसको वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वास्को डिगामा नायक थे या खलनायक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर कितने अत्याचार किए थे और कई लोगों को तो बेमौत मार दिया जाता था, क्योंकि उस समय कुछ कानून बहुत ही अजीबोगरीब हुआ करते थे जिससे भारतीयों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आइए हम आपको बताते हैं उन कानूनों के बारे में। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और टैक्स तय किया गया 350%। मतलब 100 रुपए का उत्पादन होगा तो 350 रुपया एक्साइज ड्यूटी देना होगा। फिर एक और टैक्स आया, इनकम टैक्स, और वो था 97%। मतलब 100 रुपए कमाए तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो। ऐसे ही रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे करते करते 23 प्रकार के टैक्स लगाए अंग्रेजों ने। ऐसे करके इन्होंने भारत को खूब लूटा। इस तरीके से बेरोजगारी पैदा हुई, गरीबी बेरोजगारी से भूखमरी पैदा हुई। और आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में उस समय कई अकाल पड़े। ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खराब कानून से पैदा हुआ अकाल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कानूनों की वजह से 1840 से लेकर 1947 तक इस देश में 4.5 करोड़ लोग भूख से मरे। आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे देश में अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए शासन करने के लिए। सबका जिक्र करना तो मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी समझ गए होंगे कि हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे भारत की क्या स्थिति थी। वही देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे इन अंग्रेजों ने खूब लूटा और बर्बाद कर दिया, जिस वजह से आज हमारे देश में इतनी गरीबी मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या आप और हम अपने इस देश को वापस सोने की चिड़िया बना पाते हैं या नहीं। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।